हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका आज के इस एक और नए बेहद खास वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। ठीक है, आज की इस वीडियो में अपन जो है इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स जो है वो देखने वाले हैं। ठीक है, और इसी के साथ एक एक लाइन जो है इसका अर्थ जानने वाले हैं और उसका मीनिंग जो है वो समझने वाले हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। एक एक लाइन जो है वो आप जो है अपने रजिस्टर या कॉपी जो है इसमें एज इट इज़ हैंड रिटन नोट्स के रूप में आप लिख सकते हो। ठीक है, जिससे कि अपनी तैयारी में आप अपने चार चांद लगा सकते हो। ठीक है, तो बिना देरी की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली लाइन में क्या है, अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ था। ठीक है, यानी अगस्त का महीना था और 1947वीं जो सन थी इसमें भारत का विभाजन हुआ था। भारत का विभाजन मतलब भारत कई भागों में टूट गया था। ठीक है, कई भागों में टूट गया था। और कौन सी योजना के तहत टूटा था? माउंट बेटन योजना। ठीक है, माउंट बेटन योजना। ठीक है, याद रखना है, माउंट बेटन योजना जो थी ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगली लाइन देखिए क्या है। देखिए, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान, जबकि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। यानी 14 अगस्त का दिन था, उस दिन आपका पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हो गया था। उससे एक दिन बाद यानी 15 अगस्त को क्या है, अपना जो देश है भारत जो है वो आज़ाद हो गया था। इसीलिए 15 अगस्त को इंडिया में जो है आज़ाद दिवस मनाते हैं, है ना, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और जो है पाकिस्तान में 14 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर क्लियर है बिल्कुल। आगे देखिए, आगे आपको हेडिंग बनानी है ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, आगे आपको क्या हेडिंग बनानी है? ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से आपको हेडिंग बनानी है। ठीक है, और यहाँ पर आप इसका कोष्टक में इंग्लिश भी लिख सकते हो, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2025 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था, ठीक है, वहाँ पर यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इसलिए आपको इसको अच्छे से यहाँ पर क्लियर करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हाईलाइट भी किया हुआ है। ठीक है, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। तो देखिए 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि, ठीक है, 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को संविधान सभा को संबोधित करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक सुप्रसिद्ध भाषण दिया था, जिसे ट्रस्ट विद डेस्टिनी या भाग्य बधु से चिर प्रशिक्षित भेंट का नाम से जाना गया था। ठीक है, तो देखिए ट्रस्ट विद डेस्टिनी जो है जो इंग्लिश नाम है, और इसी को हिंदी में जो है भाग्य बधु से चिर प्रशिक्षित भेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ठीक है, यानी 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि थी, ठीक है, जिस दिन अपना जो देश है उसका विभाजन हुआ था। उसी रात को जो है नेहरू जी जो थे, ठीक है, वो संविधान सभा को बुलाते हैं और उसको संबोधित करते हुए एक भाषण देते हैं। और उस भाषण को किस नाम से जाना जाता है? भाग्य बधु से चिर प्रशिक्षित भेंट, और इंग्लिश में इसी को अपन ट्रस्ट विद डेस्टिनी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये आपको यहाँ पर समझना है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि ट्रस्ट विद डेस्टिनी नामक भाषण किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रसिद्ध भाषण किस नाम से जाना जाता है? तो ट्रस्ट विद डेस्टिनी या फिर भाग्य बधु से चिर प्रशिक्षित भेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर देखिए नोट का एक बिंदु यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, नोट का बिंदु लिखना है कि 1947 का जो साल था, ठीक है, यानी 1947 का जो साल था वो अभूतपूर्ण हिंसा, है ना, और विस्थापन की त्रासदी का साल रहा था। ठीक है, इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यानी 1947 का जो साल था, ठीक है, वो अभूतपूर्व हिंसा, हिंसा का मतलब होता है एक दूसरे लोगों को बेरहमी से मारना। ठीक है, और विस्थापन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर स्थापित होना। ठीक है, तो विस्थापन, तो देखिए भारत में जो हिंदू थे, ठीक है, वो तो यहीं पर रहे थे हिंदू, और जो भारत में मुस्लिम थे वो उनको कहाँ जाना था? उनको पाकिस्तान जाना था, और पाकिस्तान के जो हिंदू थे उनको भारत में आना था। ठीक है, इसलिए जो है एक धर्म के लोगों ने दूसरे धर्म के लोगों को बेरहमी से मारा था, तो सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। और जो है बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में क्या हुआ था? विस्थापन हुआ था, यानी एक जगह से लोग दूसरी जगह को जाने के लिए विवश हुए थे। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। देखिए नोट का सेकंड पॉइंट आपको क्या समझना है? देखिए नोट का सेकंड पॉइंट है कि 1947 और 1948 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक छाया युद्ध हुआ था। ठीक है, यहाँ पर आपको अंडरलाइन कर लेना है छाया युद्ध, यानी 1947 और 1948 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक छाया युद्ध हुआ था। बिल्कुल, इसको अपन आगे डीप में समझेंगे। ठीक है जी, आगे देखिए आपका एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। क्या क्वेश्चन बनता है? देखिए क्वेश्चन बनता है जो आपको यहाँ पर बिल्कुल एज इट इज़ जो है नोट्स आपको अपनी कॉपी रजिस्टर में उतारने हैं। वेरी वेरी स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, तो देखिए भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान
कई आवाज़ें बुलंद थीं, लेकिन मुख्य रूप से किन दो बातों पर सहमति बनी थी, समझाइए। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी बन सकता है कि भारत की जो आज़ादी थी इसके दौरान जो है ना, आज़ादी की जो लड़ाई चल रही थी, कई नेता जो है लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस दौरान कई आवाज़ें थीं, कई आवाज़ें उठ रही थी कि अपन आज़ाद हो जाएंगे तो अपने देश में इस व्यवस्था लाएंगे, ऐसी व्यवस्था लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ऐसी नेताओं की सोच बन चुकी थी, ठीक है। यानी कई आवाज़ें बुलंद थी, ठीक है। अपन किस किस चीज़ पर चर्चा करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो है मुख्य रूप से ऐसी कौन सी दो बातें थीं जिन पर जो नेता थे उनकी सहमति बनी थी, ठीक है। यानी आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर क्लियर है, ठीक है। यदि आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं तो क्लियर कीजिए। तो देखिए दोबारा से, यानी भारत की जो आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, जो नेता थे वो लड़ाई लड़ रहे थे, उस दौरान उन्होंने फैसला किया था कि जब अपन आज़ाद हो जाएंगे तो अपन जो है भारत में इस तरह की व्यवस्था कायम करेंगे, है ना, लोगों के लिए इस प्रकार की योजना लेके आएंगे। तो उस दौरान जो है मुख्य रूप से कौन सी दो ऐसी बातें थीं जिन पर नेताओं की सहमति बनी थी, ये आपको यहाँ पर समझाना है। देखिए इसका आंसर आपको किस तरह से लिखना है, तो देखिए उत्तर, आज़ादी की लड़ाई में उत्पन्न हजारों आवाज़ें जो हैं, देखिए आज़ादी की लड़ाई में उत्पन्न हजारों बुलंद आवाज़ों में से मुख्य रूप से दो बातों पर सहमति बनी थी, ठीक है। वो निम्नलिखित हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली आवाज़ क्या थी, है ना, पहली सहमति क्या थी, तो पहला कि जो देश का शासन है ना, देश का शासन वो लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा। सबसे पहली सहमति नेताओं में क्या बनी थी कि जो देश का शासन है वो लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है इसके तहत जो है देश का शासन चलाया जाएगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए आज़ादी की जो लड़ाई थी इसके दौरान मुख्य रूप से दो बातों पर सहमति बनी थी। तो पहली बात क्या थी कि जो देश का शासन है वो लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा, ठीक है जी, ये आपको यहाँ पर समझना है। और देखिए जो भी इन नोट्स को लिखना चाहता है तो इसके लिए अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है, ठीक है, वहाँ पर जो है आप जो चैनल को अपना जो ग्रुप है इसको जो है ज्वाइन कर लो, वहाँ पर जो है PDF इसकी डाल दी जाएगी। देखिए आगे जो देखिए दूसरी सहमति क्या बनी थी, तो पहली सहमति क्या थी कि देश का शासन जो है लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा। अगली सहमति थी कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी, अर्थात जो है गरीबों और कमजोरों का खास ख्याल रखा जाएगा। देखिए क्या है कि सरकार जो है सबके भले के लिए काम करेगी, ऐसा नहीं कि किसी पैसे वाले वर्ग का या अमीर वर्ग के लिए केवल सरकार काम करेगी, नहीं, सरकार सबके भले के लिए काम करेगी और गरीबों और कमज़ोरों जो लोग हैं उनका खास ख्याल रखा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। तो दो सहमति बनी थी, पहली सहमति थी आपकी लोकतांत्रिक सरकार के जरिए जो है देश का शासन चलाया जाएगा, और दूसरी सहमति थी विकास, ठीक है, कि सबका विकास किया जाएगा, गरीबों और कमजोरों का खास ख्याल रखा जाएगा। देखिए यहाँ तक जो था ये इस चैप्टर का एक तरह से इंट्रोडक्शन था। क्या था, इंट्रोडक्शन था, ठीक है, इंट्रोडक्शन था। और यहाँ से आगे जो है प्रमुख जो तीन चुनौतियाँ हैं, ठीक है, चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। राष्ट्र का मतलब होता है किसी देश, है ना, एक देश, है ना, देश। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां यानी किसी देश के निर्माण में आने वाली चुनौतियां। तो देखिए अपने देश का निर्माण ही हो रहा है, उधर संविधान बन रहा है, संविधान सभा बन चुकी है, ठीक है। अभी अभी संविधान सभा को जो है जवाहरलाल नेहरू जो है वहाँ पर जो है क्या है भाषण देकर संबोधित कर रहे थे, जिसे ट्रस्ट बेड डेस्टिनी के नाम से जाना गया था। और जो है फिर देखिए अपने देश के निर्माण हो ही रहा है, तो प्रमुख चुनौतियां क्या क्या हैं, क्या क्या चैलेंजेस अपने जो देश हैं इसको यहाँ पर झेलने पड़े थे। देखिए सबसे पहले आपको तीन चुनौतियां जो थी ये आपको यहाँ पर समझना है कि कौन कौन सी चुनौतियां थी। तो देखिए ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 2025 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, विकास संबंधी चुनौती, इनके बारे में यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए इस पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है, और यहाँ पर लिखा भी है, मेन टॉपिक है, यहाँ से जो है बोर्ड एग्जाम जो है क्वेश्चन उठाता ही उठाता है। तो इसकी जो आपको ट्रिक याद रखनी है कि तीन चुनौतियों को किस तरह से याद रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एलोवेरा, क्या लिखा हुआ है, एलोवेरा। ए जो है इसका मतलब है एकता या एकीकरण, ठीक है, एकता या एकीकरण। लो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मतलब है लोकतंत्र, और वर्क जो है इसका मतलब है विकास, क्या, विकास। तो यहाँ पर तीन चुनौतियाँ आती हैं जो आपको यहाँ पर समझनी है, ठीक है। देखिए क्या है, आपको इस तरह से हेडिंग बनानी है। हेडिंग बनाने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से ट्रिक का नाम लिख देना है। तो देखिए भारत की मुख्य रूप से, है ना, भारत की मुख्य रूप से तीन चुनौतियाँ बनी थी जो निम्नलिखित हैं, ठीक है।
तो सबसे पहली चुनौती अभी अभी मैंने बताया, एलोवेरा के नाम से आपको ट्रिक याद रखनी है। एकीकरण संबंधी चुनौती थी, लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती थी, और तीसरी थी विकास संबंधी चुनौती। ठीक है, विकास संबंधी चुनौती। तो सबसे पहले आपको हेडिंग बनानी है एकीकरण संबंधी चुनौती। ठीक है, एकीकरण संबंधी चुनौती। तो देखिए, भारत की सबसे पहली चुनौती तो यही थी कि भारत को एक ऐसे सूत्र में बांधा जाए। देखिए, इसी तरह से आप लिख सकते हो, बिल्कुल शानदार नोट्स हैं। तो देखिए, भारत के समक्ष सबसे पहली चुनौती तो यही थी कि भारत को एक ऐसे सूत्र में बांधा जाए जिससे भारत के सभी समाजों की विविधताओं के लिए जगह हो। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि भारत के सामने सबसे पहली चुनौती तो यही थी कि भारत को, ठीक है, एक ऐसे सूत्र में बांधा जाए जहाँ पर जो है भारत के सभी जो लोग हैं, जो समाज है, इसकी विविधताओं के लिए जगह हो। क्योंकि भारत जो है वो अपने आकार और विविधताओं में किसी महादेश से कम नहीं था। ठीक है, इतना बड़ा देश ज़्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता, लेकिन आज भी भारत अखंड बना हुआ है। देखिए, इस चुनौती को आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, एग्जाम ऑफ व्यू से यहाँ पर जो है पैराग्राफ से जो लाइन है वो छाटी गई हैं और वो आपके सामने यहाँ पर प्रोवाइड जो है वो की जा रही है। तो देखिए, भारत के समक्ष पहली चुनौती क्या थी? एकीकरण संबंधी चुनौती थी। ठीक है, कि भारत को सबसे पहले एक करना है ना, जिससे कि भारत बिखरे ना, टूटे ना। तो देखिए, इससे क्या है कि भारत में जो विभिन्न समाज थे, बहुत ज़्यादा विविधता थी, क्योंकि भारत में कई धर्मों के लोग रहते थे, कई जातियों में जो है धर्म बटे हुए हैं, इसी के साथ कई भाषा बोलने वाले हैं। तो जगह जगह विविधता पाई जाती है, कोई दूसरी बोली बोलता है, किसी का धर्म अलग है ना। इसलिए भारत जो है किसी अपने आकार और विविधता में किसी महादेश से तो कम नहीं था। ठीक है, और जो है कई लोग कह रहे थे कि भारत जो है ज़्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह पाएगा, लेकिन भारत जो है आज तक जो है अखंड बना हुआ है। तो देखिए, आपको यहाँ पर समझना है, इसको रटना नहीं है। ठीक है, और आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, रिवीजन करना है। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। देखिए, एकीकरण संबंधी जो चुनौती थी वो आपके यहाँ पर क्लियर है। यदि आपका जो कोई डाउट है वो आता है तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, या फिर जो है व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है आपकी सेकंड चुनौती, है ना, सेकंड चैलेंज, कि भारत के सामने सेकंड चैलेंज क्या था। तो देखिए, सबसे पहले अपन ने जो है दो सहमतियों की जो चर्चा की थी, कि भारत के समक्ष दो सहमति बनी थी। पहली चुनौती जो थी कि देश का शासन जो है लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा, और दूसरी थी विकास की चुनौती की सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। तो इसमें से देखिए, पहली चुनौती भारत को यहाँ पर फेस करनी पड़ी थी लोकतंत्र स्थापित संबंधी चुनौती, यानी भारत को लोकतंत्र स्थापित करना है। ठीक है, जो सहमति पहले ही बन चुकी थी देश आज़ाद होने से पहले। ठीक है, देखिए, लोकतंत्र स्थापित करने संबंधी चुनौती, आपको इस तरह से हेडिंग बनानी है और इसमें क्या लिखना है कि दूसरी चुनौती लोकतंत्र स्थापित करने की थी, क्योंकि भारतीय संविधान में नागरिकों को मतदान करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, और इसके साथ ही भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक जो है, देखिए, प्रतिनिधित्व मूलक जो है लोकतंत्र को स्वीकार किया है। अतः इन्हीं धारणाओं के चलते लोकतंत्र को कायम करना अनिवार्य हो गया था। तो देखिए, यहाँ पर जो है क्या यहाँ पर कहा गया है इस पैराग्राफ में। तो देखिए, दूसरी चुनौती आपके सामने क्या थी कि भारत के सामने लोकतंत्र की चुनौती थी, है ना, कि लोकतंत्र भारत को स्थापित करना है अपने देश में। तो लोकतंत्र स्थापित क्यों करना है? क्योंकि भारत का जो संविधान था उस संविधान में देखिए नागरिकों को मतदान करने का अधिकार दिया गया था। अगर नागरिक जो मतदान करेंगे, ठीक है, नेता को चुनेंगे, तो चुनने की जो प्रक्रिया है उसी को तो अपन लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, किसी उम्मीदवार को, किसी नेता को चुनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लोकतंत्र कहलाती है। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है, और जो पिछली क्लासें थी उसमें भी पढ़ा होगा कि लोकतंत्र की परिभाषा आपको अच्छे से है कि जनता का शासन है। तो देखिए, जनता जो है अपने जो प्रतिनिधि है, उम्मीदवार है, उसी को तो चुनती है मतदान के द्वारा। तो देखिए, संविधान में, भारतीय संविधान में नागरिकों को मतदान का अधिकार दे दिया है। ठीक है, इसी के साथ जो है भारत ने संसदीय शासन पर आधारित जो है प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को भी स्वीकार कर लिया। अब देखिए, इन धारणाओं को चलते हुए भारत को जो है क्या है, लोकतंत्र कायम करना जो है अनिवार्य हो गया था। इसी के साथ जो है भारत ने जो है पहले से सहमति भी बना ली थी जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये आपकी एक चुनौती थी, लोकतंत्र संबंधी चुनौती। एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए 2026 में यहाँ से क्वेश्चन आने की जो है संभावना बिल्कुल बनेगी। ठीक है, याद रखना है। आगे देखिए, आपकी चुनौती नंबर 3, ठीक है, विकास संबंधी चुनौती, एलोवेरा। ट्रिक याद रखनी है,
ए से एकीकरण की संबंधी, ठीक है। लो से आपकी होगी लोकतंत्र संबंधी चुनौती, और व से आपकी होगी विकास संबंधी चुनौती। देखिए, भारत के समक्ष तीसरी चुनौती विकास की थी। अतः भारत में ऐसा विकास करना था जिससे सभी समाजों का भला हो सके, क्योंकि भारत में विविधता बड़े पैमाने पर थी, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर। इसलिए जो है भारतीय संविधान में आर्थिक विकास का लक्ष्य जो है वो स्पष्ट किया गया था, ठीक है। याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से आपको यहाँ पर ये आपको यहाँ पर क्या है, अपने जो हैंड रिटन नोट्स के रूप में आपको लिखना है। देखिए, आगे देखिए, आपको यहाँ पर नोट्स के रूप में है ना, नोट आपको लगाना है और लिखना है। सबसे पहला पॉइंट, फैज अहमद फैज का जन्म कहाँ पर हुआ था? सियालकोट में हुआ था। देखिए, यहाँ से बोर्ड एग्जाम एमसीक्यू की टाइप में जो है क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। जब अपन जो है अपना जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा, तो इसी के साथ अपन जो है एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन है चैप्टर वाइज अपन लेके आएंगे। तो देखिए, फैज अहमद फैज का जन्म कहाँ पर हुआ था? सियालकोट में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सियालकोट में हुआ था। बिल्कुल क्लियर है। आगे देखिए, ये वामपंथी विचारधारा के समर्थक थे। देखिए, आगे के चैप्टर्स में अपन वामपंथी विचारधारा के जो है बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। वामपंथी विचारधारा। आगे देखिए, यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, यानी ये इम्पोर्टेंट है। और देखिए, यहाँ पर हाईलाइट भी किया हुआ है। तो नक्शे फरियादी, दक्ष ए सवा, है ना, दशा ए सवा और जिंदा नामा इनकी प्रमुख कविताएं हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि नक्शे फरियादी किसकी रचना है? तो फैज अहमद फैज की। फैज अहमद फैज की किसी एक रचना या दो रचनाओं के नाम लिखिए। तो जिंदा नामा, नक्शे फरियादी और दशा ए शबा आपको याद रखना है, ठीक है। अगला जो है एक कवित्री और थी जो आपको यहाँ पर याद रखनी है, अमृता प्रीतम। क्या नाम था? अमृता प्रीतम। कहाँ की थी? पंजाबी भाषा की प्रमुख कवित्री थी, ठीक है। पंजाबी भाषा की प्रमुख कवित्री कौन थी? अमृता प्रीतम थी। आगे आपको क्या पॉइंट याद रखना है कि अमृता प्रीतम को पद्मश्री और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था, जो आपको यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। इसी तरह से आपको याद रखना है। बिल्कुल शानदार हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है जी, याद रखना है। आगे देखिए, पॉइंट नंबर 4, अमृता प्रीतम ने नागमणि का संपादन किया था, ठीक है। नागमणि जो है एक पत्रिका है, इसका संपादन किसने किया था? आपका जो अमृता प्रीतम ने किया था। तो देखिए, यहाँ तक जो है अगर आपका कोई डाउट है, ठीक है, कोई डाउट है, कोई संदेह है, तो आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो आज का जो वीडियो था वो आपका पार्ट फर्स्ट था। इसके जो अगला वीडियो है इसमें अपन जो है आगे के जो नोट्स हैं वो आपको यहाँ पर क्लियर करेंगे, प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा? ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।